लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 3 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। ब्याह के बाद जागीरदार राजा राजेंद्र प्रताप कलकत्ता गए। आवश्यक काम था। जमींदारों की तरफ से गुप्त बुलावा था। सभा थी। मध्य कलकत्ता में एक आलीशान कोठी उन्होंने खरीदी थी। ऐशो इशरत के साधन वहां सुलभ थे। राजा रईस और साहब सूबों से मिलने का भी सुभीता था। इसलिए साल में 8 महीने यहीं रहते थे। परिवार भी रहता था। राजकुमार इस समय वहीं पढ़ते थे। ये अपनी बहन से बड़े थे, पर अभी ब्याह न हुआ था। ये कोठी और सजी रहती थी। बंगाल की इस समय की स्थिति उल्लेखनीय है। 19वीं सदी का परार्ध बंगाल और बंगालियों के उत्थान का स्वर्ण युग है। ये 20वीं सदी का प्रारंभ ही था। लॉर्ड कर्जन भारत के बड़े लाट थे। कलकत्ता राजधानी थी। सारे भारत पर बंगालियों की अंग्रेजी का प्रभाव था। संसार प्रसिद्धि में भी बंगाली देश में आगे थे। राजा राम मोहन राय की प्रतिभा का प्रकाश भर चुका था। प्रिंस द्वारकानाथ ठाकुर का जमाना बीत चुका था। आचार्य केशव चंद्र सेन विश्व विश्रुत होकर दिवंगत हो चुके थे। श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की अति मानवीय शक्ति की धाक सारे संसार पर जम चुकी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बंगला, माइकेल मधुसूदन दत्त के पद्य, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास और गिरीश चंद्र घोष के नाटक जागरण के लिए सूर्य की किरणों का काम कर रहे थे। घर घर साहित्य राजनीति की चर्चा थी। बंगाली अपने को प्रबुद्ध समझने लगे थे। अपमान का जवाब भी देने लगे थे। अखबारों की बाढ़ आ गई थी। रविन्द्रनाथ के साहित्य का प्रचंड सूर्य मध्य आकाश पर आ रहा था। डीएल राय की नाटकीय तेजस्विता फैल रही थी। सारे बंगाल पर गौरव छाया हुआ था। परवर्ती दोनों साहित्यिकों से लोगों के हृदयों में अपार आशाएं बंध रही थीं। दोनों के पद्य कंठहार हो रहे थे। जातीय सभा कांग्रेस का भी समादर बढ़ गया था। उसमें जाति के यथार्थ प्रगति के भी सेवक आ गए थे। इसी समय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया। राजनीति के समर्थ आलोचकों ने निश्चय किया कि इसका परिणाम बंगाल के लिए अनर्थकर है। बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की जड़ मारने के लिए ये चाल चली गई है। यद्यपि लॉर्ड कर्जन का मूछ मुड़ाने वाला फैशन बंगाल में जोरों से चल गया था। मिलने वाले कर्मचारी और जमींदार लाट साहब को खुश करने के लिए दाढ़ी मूछों से सफाचट हो रहे थे। फिर भी बंग भंग वाला धक्का संभाले न संभला। वे समझे कि चालाक अंग्रेज किसी रोज उन्हें उनके अधिकार से उखाड़ कर दम लेंगे। चिरस्थायी स्वत्व के मालिक बड़े बड़े जमींदार ही नहीं, मध्यवित्त साधारण जन भी थे। इसलिए ये विभाजन की आग छोटे बड़े सभी के दिलों में एक साथ जल उठी। कवियों ने सहयोग पूर्वक देश प्रेम के गीत रचने शुरू किए। संवाद पत्र प्रकाश्य और गुप्त रूप से उत्तेजना फैलाने लगे। जगह जगह गुप्त बैठकें होने लगीं। कामयाबी के लिए विधेय अविधेय तरीके अख्तियार किए जाने लगे। संघबद्ध होकर विद्यार्थी गीत गाते हुए लोगों को उत्साहित करने लगे। अंग्रेजों के किए अपमान के जवाब में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रतिज्ञाएं हुईं। लोगों ने खरीदना छोड़ा। साथ ही स्वदेशी के प्रचार के कार्य भी परिणत किए जाने लगे। गांव गांव में इसके केंद्र खोले गए। कार्यकर्ता उत्साह से नई काया में जान फूंकने लगे। विज्ञान की उस समय भी हिंदुस्तानियों के लिए काफी तरक्की हो चुकी थी, पर मोटरों की इतनी भरमार न थी। हवाई जहाज थे ही नहीं। तब कलकत्ते में बग्घियां चलती थीं। बाद को मोटरें हो जाने पर भी रईसों का विश्वास था, बग्घी रईसों के अधिक अनुकूल है, इससे आबरू रहती है। राजा साहब ने कई शानदार बग्घियां रखी थीं। कीमती घोड़ों से अस्तबल भरा था। शराब और वैश्या का खर्च उन दिनों चरम सीमा पर था। मांस, मछली, सब्जी और फलों के गर्म और क्रीम और बर्फदार ठंडे इतने प्रकार के भोजन बनते थे कि खाने में अधिकांश का प्रदर्शन मात्र होता था। वे नौकरों के हिस्से में आकर भी बच जाते थे। फूल और सुगंधियों का खर्च अब शतांश भी नहीं रहा। पुरस्कार इतने दिए जाते थे कि एक एक जगह के दान से नर्तकियों और गवैयों का एक एक साल का खर्च चल जाता था। आमंत्रित सभी राजे रईस व्यवहार में हजारों के वारे न्यारे कर देते थे। अगर स्वार्थ को गहरा धक्का न लगा होता तो ये जमींदार स्वदेशी आंदोलन में कदापि शरीक न हुए होते। इन्होंने साथ भी पीठ बचा कर दिया था। सामने आग में झुक जाने के लिए युवक समाज था।
प्रेरणा देने वाले थे राजनीतिक वकील और बैरिस्टर। आज की दृष्टि से वो भावुकता का ही उद्गार था। सन 57 के गदर से महात्मा गांधी के आखिरी राजनीतिक आंदोलन तक सत्व के स्वार्थ में धार्मिक भावना ने ही जनता का रुख फेरा है। इसको आधुनिक आलोचक उत्कृष्ट राजनीतिक महत्व न देगा। स्वदेशी आंदोलन स्थायी स्वत्व के आधार पर चला था। उससे बिना घर बार के जमींदारों के आश्रय में रहने वाले दलित अधिकांश किसानों को फायदा न था। उनमें हिंदू भी काफी थे, पर मुसलमानों की संख्या बड़ी थी, जो मुसलमानों के शासनकाल में देशों के सुधार के लोभ से या जमींदार हिंदुओं से बदला चुकाने के अभिप्राय से मुसलमान हो गए थे। बंगाल के अब तक के निर्मित साहित्य में इनका कोई स्थान न था। उल्टे मुसलमानी प्रभुत्व से बदला चुकाने की नीयत से लिखे गए बंकिम के साहित्य में इनकी मुखालिफत ही हुई थी। शूद्र कही जाने वाली अन्य दलित जातियों का आध्यात्मिक उन्नयन वैष्णव धर्म के द्वारा जैसा श्री रामकृष्ण और विवेकानंद के द्वारा हुआ था, पर उनकी सामाजिक स्थिति में कोई प्रतिष्ठा न हुई थी, न साहित्य में वे मर्यादित हो सके थे। ब्राह्मण समाज ने भी काफी उदारता दिखाई थी। आर्य समाज का भी थोड़ा बहुत प्रचार हुआ था, पर इनसे व्यापक फलोदय न हो पाया था। ब्राह्म समाज क्रिश्चियन होने वाले बंगालियों के भारतीय धर्म रक्षण का एक साधन, एक सुधार होकर रहा। इसमें सम्मिलित होने वाले अधिकांश विलायत से लौटे उच्च शिक्षित थे। मुख्य बात ये कि परिस्थितियों की अनुकूलता के बिना उचित राष्ट्रीय संगठन नहीं हो सकता, ना हो सका। हिंसात्मक जो भावना स्वतंत्रता की कुंजी के रूप में प्रचारित हुई, वो संगठनात्मक राष्ट्रीय महत्व कम रखती थी। गांधी जी का असहयोग इसी की प्रतिक्रिया है, पर इसकी एकता की जड़ और गहरे पहुंची थी। अस्तु इस समय गुप्त सभाओं का जैसा क्रम चला, वैसा और उतना सिराजुद्दौला के समय अंग्रेजों की मदद के लिए भी नहीं चला। कुछ ही दिनों में राजों, रईसों और वकील बैरिस्टरों से मिलने पर राजा राजेंद्र प्रताप की समझ में आ गया कि देश का साथ देना चाहिए। चिरस्थायी स्वत्व की रक्षा ही देश की रक्षा है, इस पर उन्हें जरा भी संदेह नहीं रहा। बहुत जगह दावतें हुई, बहुत बार प्रतिज्ञाएं की गई। वकील और बैरिस्टरों के समझाने से दूसरे दूसरे जमींदारों की तरह राजा राजेंद्र प्रताप भी समझे उन्हें कोई खतरा नहीं। जिस मदद के लिए वो बात दे चुके हैं, पुलिस को उसकी खबर नहीं हो सकती, पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती। दूसरों की तरह राजेंद्र प्रताप ने भी दावत दी। कोठी सजी, कलकत्ता के और वहां आए हुए बंगाल के जमींदार आमंत्रित हुए। निमंत्रण पत्र में लिखा गया, राजकुमारी के ब्याह की दावत है। अच्छे पाचक बुलाए गए, राजभोग पका, विलायत की कीमती शराबें आईं और कलकत्ता की सुप्रसिद्ध गायिका वैश्य आई। विशाल अहाते में जमींदारों की बग्घियों का तांता लग गया। प्रचंड रोशनी हुई। आलीशान बैठक में राजे और जमींदार गद्दियों पर तकियों के सहारे बैठे। शराब ढलने लगी, गायिकाओं के नृत्य और गीत होने लगे। कुछ ही समय में भोजन का बुलावा हुआ। राजसी ठाट के आसन लगे थे। सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन लगाकर लाया गया। सबने प्रशंसा करते हुए भोजन पाया। इशारे से बातचीत होती रही। सब के सब एक मत थे। भोजन के बाद थोड़ी देर तक गाना सुनकर सभी श्रेणियों के लोगों को इनाम देकर जमींदार लोग अपनी अपनी कोठियों को रवाने हुए। गायिकाएं भी गईं। केवल एक आदमी बैठा रहा। वो कलकत्ते का एक प्रसिद्ध बैरिस्टर है। उस समय कमरे में कोई न था। उसने राजेंद्र प्रताप से कहा, हमको जगह चाहिए। आप लोगों के पास जगह की कमी नहीं। वहां कार्यकर्ता छिपकर काम करेंगे, आप उनकी निगरानी रख सकते हैं। हाँ, जगह आप लोग देंगे, आदमी हम। आप में जो कलकत्ते के रहने वाले हैं, वे अपनी कोठियों में जगह नहीं दे सकते। उनसे हम रुपया लेंगे और किराए की कोठियों में काम करेंगे। हाँ, राजेंद्र प्रताप को विश्वास था कि वे 2-4 को क्या 20 आदमियों को छिपा दे सकते हैं। गढ़ के भीतर पुलिस के आने तक वे आदमी बाहर निकाल दिए जा सकते हैं। माल गहरे तालाब में फेंकवा दिया जा सकता है। पूर्व पुरुषों से जमींदारों की दुस्साहसिकता की जो बातें वे सुन चुके हैं और खुद कर चुके हैं, उनके सामने ये नगण्य है। सारा देश साथ है। बैरिस्टर ने कहा, घबराइएगा नहीं। हमारे आदमी पकड़ जाएंगे तो अपने पर ही कुल जिम्मेवारी लेंगे, आपको पकड़ाएंगे नहीं। कोठी में भी पकड़े जाएंगे तो उनका यही कहना होगा कि वे एकांत देखकर अपनी इच्छा से गए थे। राजा राजेंद्र प्रताप को विश्वास का बल मिला। बैरिस्टर कहते गए,
किसी तरह की अनहोनी होती दिखे तो आप उन्हें जल्द सूचित कर दें। राजा साहब ने सम्मति दी। बैरिस्टर ने कहा, जो आदमी वहां आपसे मिलेगा वो आज से चौथे दिन तारकनाथ का आदमी कहकर मिलेगा। उसका नाम प्रभाकर है। उसके साथ 3 आदमी और होंगे। सामान की व्यवस्था की हुई रहेगी। भीतर ले जाने ले आने और भोजन पान का इंतजाम आप करा दीजिएगा। साथ इस तरह की भेद न खुले। बहुत विश्वासी आदमी काम में रहें, जिनके जीवन की बागडोर आपके हाथ में हो। समझते हैं? हाँ हाँ, हमारा संबंध तो आपको मालूम है। राजा साहब मुस्कुराए। बैरिस्टर साहब ने कुछ देर तक ऐसी ही बातचीत की, फिर विदा हुए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 3, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।